अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल है अहले मोहब्बत के रंग जुदा के एपिसोड नंबर 22 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। आखिरकार बादलों पर हवाओं ने सबकत हासिल कर ली और अब्र रहमत ने आसमान पर अपनी हुकूमत तमाम कर दी। तेज़ हवाएं उन्हें अपने साथ बहाते हुए कहीं किसी और ज़मीन के हिस्से पर रहमत बनकर बरसने के लिए लेकर चली गई। फ़िज़ाएं खिल उठी, तारीकी में भी धुला धुलाया आसमान और चांदी का नामुकम्मल दायरा निखरा निखरा सारी फ़िज़ा को अलग ही हुस्न से बख्श रहा था। माह कामिल की रात होने में अभी 4 दिन और बचे थे, लेकिन अपनी चांदनी बखेरता चांद पूरी आबोताब से चांदनी रंग की किरणों से माहौल को रोशन कर रहा था। उस चांदी की चमक भले रेस्टोरेंट की जगमगाती लाइट्स में मध्यम पड़ रही थी, फिर भी उन दो साए पर छप दिखाती बड़ी भली लग रही थी। मुस्तफ़ा अनम की कमर में मजबूती से एक बाजू डाले उसके साथ बाहर निकला था। शीशे के ऑटोमेटिक डोर से बाहर निकलते ही सर्द हवाओं ने जैसे ही उनका इस्तकबाल किया, अनम ने एक झुरझुरी सी ली। अभी तक वो अपनी सोचों में गुम थी। सर्द हवाओं ने जैसे ही उसे छुआ, वो झुरझुरी लेकर बेदार हो गई और उसने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर मुट्ठियां बनाकर बगल में दबा लिया। तीखी नाक को सर्द हवाओं में ने चूमकर सुर्ख रंग में तब्दील कर दिया था। सर्दी लग रही है? बस कुछ दूरी पर अपनी कार खड़ी है। मुस्तफ़ा, जो एक पल के लिए भी उसके चेहरे से निगाहें नहीं हटा रहा था, उसने उसे बाहों में सुकड़ते सिमटते देखा तो बहुत तेज़ी से अपने गले में पड़े मफलर को खींचकर निकाला और अपने बाजू अनम की कमर से निकालकर वो उसके मुकाबले में खड़ा हो गया। अनम सर ऊंचा किए अपनी काली काली आंखों को उसके चेहरे पर गाड़ कर उसे यकटक देखने लगी। उसकी गर्दन के इर्द गिर्द मफलर लपेट रहा था। मुस्तफ़ा के मफलर की दिलफरेब महक ने उसके वजूद को अपने घेरे में ले लिया। वो खुद जितना अलग था, उसके परफ्यूम की महक भी खुद अपने आप में एक अलग से खुशबू बसाए हुए थी। अनम उस खुशबू के एहसास में सब भूलने लगी। और चलें, दुआ अकेली है। अपना काम ख़त्म करके खुद को पलके झपकाए बगैर देखती अनम के गाल प्यार से थपक कर उसने फिर उसकी कमर में अपना एक हाथ डालकर कदम आगे बढ़ा दिए। वो खोई खोई से रेस्टोरेंट की 4 सीढ़ियाँ उसके कदमों के साथ कदम मिलाकर उतर रही थी। उसे खुद भी पता नहीं चला कब उसने मुस्तफ़ा के सीने पर सर टिक दिया। जो हाथ मुट्ठी बनकर बगल में दबे थे, वो आज़ाद होकर मुस्तफ़ा की जैकेट को मुट्ठी में जकड़ने लगे। मुस्तफ़ा अनम की हालत से बेखबर नहीं था और यही सबब था कि उसकी कमर में उसकी गिरफ्त मोहब्बत की सख्ती लिए हुई थी। कार तक का रास्ता बहुत खामोशी से तय हुआ था, लेकिन एक दूसरे के दिलों की धड़कनें बहुत कुछ उन दोनों से कहना चाहती थी। कार के करीब आकर मुस्तफ़ा ने उसके लिए फ्रंट डोर खोला और दुआ से कुछ कहने के लिए उसने बैक सीट की तरफ जैसे ही देखा तो पाया दुआ कार में नहीं है। फ़ौरन उसकी पेशानी पर सलवटें पड़ी। अनम भी उससे अलग हो चुकी थी। दुआ नहीं है मुस्तफ़ा, वो अंदर ही रह गई है। उसकी कुछ कहने या इधर उधर देखने से पहले ही अनम घबरा उठी थी। अभी तक मुस्तफ़ा का जादू वो इर्द गिर्द बंधा हुआ था। खौफ की स्याही ने उस शहर को पल में ही ज़ायल कर दिया। वो एकदम से हिरासा नजर आने लगी, आंखों में वहशत सी उतर गई। डोंट वरी, तुम बैठो, मैं कॉल कर रहा हूँ। उसने तेज़ी से पहले अनम को तसल्ली देते हुए उसे फ्रंट सीट पर बिठाया और उससे भी तेज़ी से मोबाइल से दुआ का नंबर मिलाया। उधर बेल जा रही थी, लेकिन दुआ कॉल पिकअप नहीं कर रही थी। मुस्तफ़ा के जबड़े भींचने लगे। दुआ कभी उसकी कॉल नज़रअंदाज नहीं करती थी। उसने अगर उसे पार्किंग में पहुंचने को कहा था तो वो उससे पहले ही पहुंच जाती, पर वह नहीं है। मुस्तफ़ा, अंदर जाके ढूंढे उसे। अनम जो खौफसदा सी उसे देख रही थी, उसके चेहरे की सख्ती और सर्द मोहरी से वो बेतहाशा खौफसदा हो गई। ज़ाहिरी सी बात थी, वो जिस हादसे से गुजरी थी उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा। मुस्तफ़ा ने खुद को नॉर्मल किया और फ्रंट डोर की तरफ ज़रा सा झुका। अनम, दुआ यहीं गई है, मैं कॉल कर रहा हूँ ना, बस तुम घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मैं इधर हूँ। ओके। उधर मुस्तफ़ा की भरपूर तसल्ली पर अनम ने बस डरी डरी सी निगाहों से उसे देखते हुए सर हिला दिया। गुड, तुम यहीं बैठो, मैं अंदर देख कर आता हूँ। उसकी गाल आहिस्ता से छूकर वो सीधा होने लगा कि अनम ने बहुत तेज़ी से उसका हाथ अपने दोनों हाथों में सख्ती से जकड़ लिया। नहीं नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। वह सर्द सर्द सी होने लगी थी, डर उस पर काबिज हो चुका था। अच्छा उतरो। एक गहरी सांस लेकर वह तहम्मुल से कहता उसका सर्द होता हाथ अपने गर्म हाथ में लेकर उसे कार से उतार चुका था। कार का डोर बंद करके उसने फिर से कॉल मिलाई। 2 कदम चलता आसपास भी निगाह दौड़ा रहा था। अनम का हाथ हनूज उसके हाथ में था। उसके और उसके बाप के दुश्मनों की कमी नहीं थी, लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ था जो मुस्तफ़ा की बहन को हाथ लगाने की जुर्रत कर लेता। मुस्तफ़ा, दुआ की मोबाइल की रिंग सुनाई दे रही है। अनम ने उसके बाजुओं को हिलाते हुए जल्दी से बताया। दूर कहीं उन दोनों के कानों में हल्की हल्की रिंग की आवाज़ गूंज रही थी। हाँ सुन रहा हूँ, वो अनम का हाथ अपने एक हाथ से थपक कर कहते हुए बहुत तेज़ी से आवाज़ की सिमत बढ़ रहा था। अनम भी उसका बाजू जकड़े हुए उसके साथ थी। दिल खौफ से सुकड़ सुकड़ जा रहा था। वो दोनों उस आवाज़ की सिमत बढ़े ही थे कि दोनों की निगाह एक साथ घास पर पड़े रोशनी फेंकते मोबाइल पर पड़ी थी। दुआ का मोबाइल। इससे पहले कि वो मोबाइल तक पहुंचता, अनम तेज़ी से उसका बाजू छोड़कर दौड़ी और झपट कर उसका मोबाइल उठा लिया। मुस्तफ़ा, उसकी रंगत इतनी सफ़ेद हो रही थी जिसे उससे खून ही निचड़ रहा हो।
आंखें फटी फटी थीं। मुस्तफ़ा के जबड़े भी भींच गए और उसने अनम के हाथों से मोबाइल ले लिया। उसकी आंखों में वही दरिंदगी की झलक जो कुछ देर पहले अनम ने गिस्तान की आंखों में दरिंदों के जिक्र पर उतरती देखी थी। उसे कोई ले गया मुस्तफ़ा? मुस्तफ़ा की शक्ल देखते हुए वो अब अपने आप में नहीं थी। वो वहशत से उसकी धड़कनें बंद हो रही थी। कोई नहीं ले गया उसे, वो मिल। मुस्तफ़ा ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे थामने की कोशिश करते हुए कहना चाहा कि अनम उसका हाथ झटक कर पीछे खिसकते हुए चिल्ला उठी। कब मिलेगी? जब एक बार फिर एक बेबस लड़की किसी दरिंदे की दरिंदगी का शिकार हो जाएगी, तब आप उसे ढूंढेंगे, जब वो उसने नोच डालेंगे उसकी। अन्नो, मुस्तफ़ा ने अनम को खींच कर एकदम से अपने बाजुओं में ज़ोर से भींच लिया। वो उसके सीने से लगकर बेतहाशा रोना शुरू हो चुकी थी। मैं दुआ को लेकर आऊँगा और सही सलामत लेकर आऊँगा, उसे कुछ नहीं होगा। उसके सर को चूमते हुए मुस्तफ़ा की आंखों में आज़म के साथ दरिंदगी और बेरहमी साफ छलक रही थी। मुस्तफ़ा, उसे लेकर आएँ वरना मैं मर जाऊँगी इस अज़ाब से। उसकी जैकेट को मुट्ठियों में जकड़कर उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती वो उसी कर्ब में मुब्तला हो चुकी थी जो उसके दिल में वहशत जगा देता था। अन्नो, मैं लाऊंगा उसे, बस इस बार तुम अपने मुस्तफ़ा पर एतबार कर लो। वो रोती हुई अनम को एक हाथ से थपकते हुए अब बहुत तेज़ी से चंद मैसेज टाइप कर रहा था। उसे जो करना था उन चंद ही लम्हों में करना था। शानी और वजदान साहब की कुछ जानने से पहले ही वो दुआ को ढूंढ लेना चाहता था। अनम को सीने से लगाए हुए उसने एक साथ कई मैसेजेस चंद नंबरों पर सेंड किया था। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि रेस्टोरेंट के अंदर शोर मचे आने वाले उन चंद लड़कों के ग्रुप रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए थे। चंद सीढ़ियाँ तेज़ी से उतरते उन लड़कों को मुस्तफ़ा ने जैसे ही देखा, उन लोगों ने उसे एक इशारा किया। अनु, बस 2 मिनट। उसे खुद से अलग करता तेज़ी से उन लड़कों की तरफ बढ़ गया। अनम अब हैरत से मुस्तफ़ा को उन लड़कों के पास जाते देख रही थी। जैसे ही मुस्तफ़ा उन लड़कों के करीब पहुंचा, अनम ने देखा वो लड़के बहुत बादब नजर आने लगे थे। वो लोग बहुत हल्की आवाज़ में कुछ बोल रहे थे। अनम को इतनी देर से मुस्तफ़ा के चेहरे की बरहमी साफ नजर आ रही थी। 2 ही मिनट में उसने मुस्तफ़ा को अपनी तरफ आते देखा था। अपने गालों पर से बहती नमी साफ करके वो लगातार करीब आते मुस्तफ़ा को देख ही रही थी। आओ चलें। जैसे ही वो करीब आया, उसने अनम की कलाई अपने फौलादी गिरफ्त में जकड़ी और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मुस्तफ़ा, दुआ। उसके साथ कदम घसीटते हुए अनम डरी डरी बोली। घर पहुंच जाएगी, बस इतना सा जवाब। अनम को कुछ भी समझ में नहीं आया था। बस वो उसका चेहरा देख रही थी जो संजीदा सा था। उसी संजीदगी से उसे कार की फ्रंट सीट पर बिठाकर उसने बहुत तेज़ी से ड्राइविंग सीट संभाल कर कार स्टार्ट की और उससे भी तेज़ी से पार्किंग से निकाल कर रोड तक लेकर आया। मुस्तफ़ा, दुआ घर चली गई? अनम को बहुत बेचैनी सी हो रही थी। आखिर उन लड़कों ने क्या कहा जो वो कह रहा था कि दुआ घर पहुंच जाएगी? मुस्तफ़ा ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर साथ वाली सीट पर बैठी उस मासूम लड़की को देखा जिसके आंसू उसे बेकरार कर देते थे, और उस बेवकूफ़ पर बहुत गुस्सा भी आया जिसकी वजह से अनम नए सिरे से अजाब में मुब्तला होकर कर्ब से गुजर रही थी। वो ठीक है, परेशान मत हो। उसकी आवाज़ खुद ब खुद नर्म हो गई। हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब खींचकर एक हाथ के हिसार में ले लिया। अनम कुछ नहीं समझी, लेकिन मुतमईन ज़रूर हो गई कि दुआ महफूज है। अनम, तुम्हारे आंसू मुझे पिघला देंगे। उसके होंठों से सरगोशी में जो अल्फाज निकले, उसने झटके से सर उठाकर मुस्तफ़ा का चेहरा देखा। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन अनम की आंखों में बेयकीनी की कैफियत पैदा होते अच्छे से महसूस कर सकता था। कुछ और कहे बगैर उसने सिर्फ अनम का सर दोबारा अपने कांधे पर टिकाया और उसके गिर्द अपने एक बाजू का हिसार मजबूत करते उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। अनम ने भी कोई एहतजाज नहीं किया। धीरे धीरे उसे खुद से लग रहा था उसका एहतजाज कमज़ोर हुआ जा रहा है। वो मुस्तफ़ा के साथ खुद भी पिघल जाएगी। ज़बान खामोश हो चुकी थी, मगर दिल एक दूसरे से मानीखेज सरगोशियाँ करने लगे थे। तारकोल की भीगी हुई सड़क पर वो कार फुल स्पीड में दौड़ी जा रही थी। अंदर कार में अब बिल्कुल खामोशी छा गई थी। बस उसके घुट घुट कर रोने की आवाज़ उठ रही थी। इतनी देर से वो इतना चीख और चिल्ला चुकी थी कि अब उसका गला बैठ चुका था। अब तक जिस खौफ से वो निगाहें चुराए हुए थे, उस खौफ ने उसके पूरे वजूद को अपने घेरे में ले लिया था। बेआवाज़ रोते हुए वो अपनों को याद करते हुए बस अपने अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि उसका भाई उसे आकर बचा ले। आज सही मानों में उसे अनम के दर्द का एहसास हुआ था। उसका खौफ बिला वजह नहीं था। अभी तो फिर भी उसकी इज्जत महफूज थी, लेकिन कुछ भी गलत हो जाने का खौफ क्या होता है, दुआ ने आज जान लिया था, और यही खौफ उसकी रूह निकाल रहा था। उधर वो दुआ की मौजूदगी से भी बेखबर बस ड्राइविंग में मशगूल था। भले वो दुआ को उठा लाया था और उसे धमकी भी दी, लेकिन उसका इरादा ऐसा कोई भी गलत काम करने का नहीं था जैसे दुआ सोच रही थी। अवलन उसके बॉस की तरबियत उसके खून में शामिल हो चुकी थी, जो वो ऐसा गिरा काम करने के लिए कभी सोचे भी ना। सानियन उसे लड़कियों से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वो बस उसे सबक सिखाना चाहता था। आखिर लड़कियों की इज्जत भले ना करता हो क्योंकि वो उनसे चिढ़ता था, लेकिन उसकी फितरत और तरबियत में ये शामिल नहीं था कि वो किसी लड़की की इज्जत से खेले। बल्कि ऐसे काम करने वालों को तो उसने अब तक कितनी बार जान लेकर सज़ा दी थी। मुझे जाने दो, अगर मेरे भैया को मालूम हो गया ना तो वो। उसने ड्राइविंग करते हुए गर्दन मोड़कर उस आफत की बुढ़िया लड़की को देखा जिसकी हेकड़ी निकल गई थी, मगर वही मिसल कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गई। अभी तक 101 बार भाई की धमकी दी जा चुकी थी।
ایک بات بتا لڑکی، کبھی تو مجھے اپنے باپ کی دھمکی دیتی ہے، کبھی تو اپنے بھائی کی۔ کیا ریاست کے حاکم لگے ہوئے ہیں وہ دونوں؟ سر سیدھا کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر دعا کے لیے استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کا مزاح کا خیز لہجہ دعا کا وہی گرم خون کھول گیا جو اس کے باپ سے لے کر اس کے بھائیوں تک میں شامل تھا اور اس کی رگوں میں بھی بہتا تھا۔ تم مجھے جانے دو ورنہ۔ روتے ہوئے اس نے اس عجیب حلیے والے جوان کے سر دیکھا۔ اس کے بال بھی نہیں جو وہ نوچ سکتی، کیونکہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے تھے جیسے گنجے ہونے کا گمان ہو رہا۔ جانے دوں گا میم صاحب۔ ویسے بھی پہلے بتا چکا کہ مجھے امیر زادیوں کی بو اچھی نہیں لگتی، ان کے پرفیوم سے میرا جی متلانے لگتا ہے۔ اتنی دیر سے تجھے کار میں بٹھائے ہوئے ہوں، میرا تو دم نکل رہا ہے۔ تجھے تیرے گھر پھینکوں اور اپنے گھر جاؤں، وہاں جا کر سیدھے واش روم جاؤں گا اور نہا کر وضو کروں گا۔ تم جیسی امیر زادے کو ہاتھ جو لگا دیا، وہ انسان تھا یا الٹی کھوپڑی کا کوئی جانور جسے تمیز تو چھو کر ہی نہیں گزری تھی؟ کوئی کسی لڑکی کی اتنی بے عزتی کرتا ہوگا جیسے یہ بد زبان کر رہا ہے۔ تم تو خود مہینوں سے نہائے ہوئے نہیں لگ رہے ہو۔ تم اگر مجھے میرے گھر چھوڑ دو گے تو تمہاری جانوروں والی بدبو جو میری ناک میں بس گئی ہے اسے دور کرنے کے لیے میں شاور کے نیچے سے ہٹوں ہی نہیں۔ مجھے تو الٹی آ رہی ہے۔ بہت ہو گیا رونا دھونا۔ وہ ایک بار پھر اسے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ کچھ بھی ہو جائے وہ اس سے ڈرے گی نہیں۔ کچھ اس بات کا بھی اطمینان ہو گیا، یہ جانور اسے اس کے گھر چھوڑ دے گا تو وہ اب کیوں لڑے۔ آج ہی 2 گھنٹے سے صرف نہانے کا کام کیا، وہ بھی بارش کے پاک صاف پانی سے۔ صاف ستھرا نہیں دکھ رہا میم صاحب؟ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر بڑے آرام سے اپنے آدھے ادھورے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بلا سے جیسے چاہو لگو، مجھے جانے دو۔ اس کا تو خون ویسے بھی کھول رہا تھا، اس پر سے اس کی زبان اور حرکت وہ جل جل کر آدھی ہو چکی تھی۔ بولا نا میرا دماغ مت چاٹ۔ وہ بھی پرانے رنگ میں آ کر دعا کو جھڑک کر بولا، یہاں سڑک پر نہیں اتار سکتا، اکیلی لڑکی ہو، کچھ ہو گیا تو میرا تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ ایڈریس بتا دو، پہنچا دوں گا وہاں۔ عجیب پاگل انسان تھا۔ دعا نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ تم مجھے کیوں وہاں سے اٹھا کر لائے تھے؟ وہ اب مشکوک سی ہوئی، یہ کس کا آدمی ہے؟ تم نے میرا ماتھا کھسکا دیا تھا، ورنہ لڑکیوں کو ہاتھ لگا کر میں 4 بار وضو کرتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ اس نے تو جیسے لڑکیوں کا خون جلانے میں ہی پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ دعا نے مٹھیاں بھینچ لی۔ تم نہایت ہی کمینے انسان ہو۔ میں اس سے بھی زیادہ کمینہ ہوں جتنا تم کمینگی کی حد تک جانتی نہیں ہوگی۔ بڑے آرام سے دانت دکھا کر پھر سے گردن سیدھی کر لی۔ تم؟ دعا کا دل کیا اسے کس کر ایک لگا دے، لیکن گالوں پر اب بھی جلن ہو رہی تھی۔ کمینے کا ہاتھ لوہے کا تھا، 2 تھپڑ میں ہی اب تک گال سلگ رہا تھا۔ خالی پلی میرا دماغ مت ہلا، بتا کس طرف گھر ہے تیرا؟ وہ اب اسے اس بلا سے جان چھڑوا کر اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا تھا۔ دعا نے جلدی جلدی اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیا اور جیسے ہی ایڈریس پورا ہوا، پھیلتی ہوئی آنکھوں والے جوان نے جھٹکے سے کار روک دی۔ تو کمشنر وجدان صاحب کی بیٹی ہے؟ وہ اپنی گردن موڑے حیران سی بیٹھی دعا کو صدمے سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں ان کی بیٹی ہوں اور ڈاکٹر مصطفیٰ کی بہن۔ اس کی شکل سے ہی لگ رہا تھا وہ اس کے پاپا کو جانتا ہے۔ دعا نے فخر سے گردن اکڑا کر اسے صدمے پر صدمہ دیا۔ وہ اپنی سیٹ پر ڈھیر سا ہو گیا۔ چکو کا دل کیا اپنا سر اٹھا کر گاڑی کے شیشے پر دے مارے۔ یہ پینٹ میں ٹھوسی گنز اپنا خود کا ہی بھیجا اڑا دے۔ کیا غلطی کر بیٹھا وہ؟ اس نے چور نظروں سے بیک ویو مرر سے پچھلی سیٹ پر دیکھا۔ لڑکی رو رو کر ادمری ہو گئی تھی، گال پر تھپڑ کے نشان بھی تھے۔ اس نے خشک ہوتا گلا تر کیا اور اب اس کے ادمرے ہونے کی باری تھی۔ میم صاحب، اب اپنے پپا جی اور بھیا جی کا نام اپنی پیشانی پر کیوں نہیں لکھوا لیتی؟ مجھ جیسے غریب بندے کی جان بخشی ہو جایا کرے۔ وہ جانور اور اتنا ادب سے بولتا۔ دعا نے اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھی، لیکن شکل پر جو مکار سی معصومیت تھی نا، وہ آگ لگا رہی تھی۔ اسے شعلہ ور نگاہوں سے گھورا۔ تمہیں، میرا مطلب آپ کو میں پانی کی بوتل لا دوں؟ ذرا اپنا تھوبڑا اپنا چہرہ دھو دھا لیجیے۔ وہ دعا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بہت ہی ادب سے بولنے کی کوشش کرتا، اسے اور بھی برا لگ رہا تھا۔ کمینہ کتنی جلدی رنگ بدلتا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ چہرہ پھیر گئی۔ دیکھیں میم صاحب، آدھا میک اپ تو آپ کا بہہ گیا، باقی کا بچہ بھی صاف ہو جائے تو اچھا ہے نا۔ وہ کسی بھی صورت میں اسے منہ دھلوانے پر تل گیا تھا۔ کم سے کم لڑکی کی روئی روئی شکل تو درست ہو جائے اور اس کی شکل بگڑنے سے بچے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے نا؟ دعا غرائی۔ بھائی بہن کا ایک ہی انداز شکو تب کیا۔ جی، میرے دماغ کے سارے پیچ ہل گئے ہیں اور مجھے وہ گروانے نہیں ہیں۔ میں بس 1 منٹ میں آیا۔ دعا ہمنک سی بنی اسے کار کا ڈور کھول کر باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ میں وہ پانی کی بوتل کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ اتنے میم صاحب، منہ ہاتھ دھو لیں۔ دعا انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لچڑ کی طرح چپک گیا تو اسی پریشانی ہوگی، اس لیے آہستہ سے کار سے اتر کر اس کے ہاتھ سے تقریباً بوتل چھین کر ایک طرف کھسک آئی۔ بوتل کھول کر پہلے 2 گھونٹ پی گئے۔ حلق ویسے بھی خشک ہو رہا تھا، پھر اچھے سے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ڈالنے لگی۔ اتنی دیر میں شکو اپنے اوپر دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونک رہا تھا، شاید دعا کے اثر سے روح نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ اب مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے اس نے بوتل لا کر اس کے منہ پر دے ماری۔ بروقت شکو نے کیچ نہ کیا ہوتا تو وہ سیدھے منہ پر پڑتی۔ تیرا باپ اگر وجدان صاحب نہ ہوتے اور تو مصطفیٰ بھائی کی بہن نہ ہوتی تو تجھے بتاتا شکو کیا چیز ہے۔ اکڑ کر کار میں بیٹھتی دعا کو چبا جانے والی نگاہوں سے دیکھتا وہ ہاتھ میں پکڑی بوتل پیچھے کی طرف اچھال چکا تھا۔
ایک گنڈے، مجھے پہلے میرے گھر چھوڑ دو، بعد میں سڑک کی لمبائی چوڑائی ناپ لینا۔ بیک ڈور کا شیشہ نیچے ہوا، دعا کا سر باہر نکلا، طنز کے پتھر کے ساتھ روب سے حکم دیا اور پھر اس سے سر اندر ہو گیا۔ چکو دانت پیستے ہوئے ایک بار پھر شیشہ بند ہوتے دیکھ رہا تھا۔ میں ایسے ہی گالی نہیں دیتا ان امیرزادیوں کو۔ وہ دل ہی دل میں اچھے سے گالی دے کر اپنے بھاری کالے بوٹس کو خوب رگڑ رگڑ کر سڑک پر گھسیٹ گھسیٹ کر کار تک آیا، بہت ہی تاؤ سے دھم سے بیٹھا اور اسی تاؤ سے کار کا ڈور بند کیا اور کار سٹارٹ کر کے اس بار فل سپیڈ میں کار دوڑاتی۔ اس سپیڈ میں دعا بیک سیٹ پر بار بار جا کر ڈور سے لگ جاتی، کبھی کار پوری طاقت سے اچھل جاتی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سپیڈ کم کرو ذلیل انسان۔ اس بار کار اس نے اتنی تیزی سے موڑی کہ دعا کا سر زور سے شیشے سے جا ٹکرایا۔ اس بار وہ چینخ پڑی، میں ایسے ہی کار چلاتا ہوں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، جتنے تھپڑ کھانے ہیں کھا لے گا، لیکن اس لڑکی کو سبق ضرور سکھا دے گا جو باپ اور بھائی کی وجہ سے اسے اکڑ دکھا چکی تھی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا وہ ولف کی ہی طرح الٹی کھوپڑی کا تھا، اور اسے بھی یہی لگتا تھا، بس فرق صرف اتنا تھا، ولف خدا کے بعد کسی سے نہیں ڈرتا تھا، وہ خدا کے بعد ایک ولف سے ہی ڈرتا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم۔ دعا روحان سی ہوتی اپنی چھوٹے سے ارادے بس اسے گالیاں دیتی رہ گئی۔ وہ کان بند کیے آرام سے اسے سپیڈ سے کار دوڑاتا اسے خوفزدہ کر چکا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ۔